हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में पढ़ेंगे। यह अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम आमतौर पर व्यापारिक मामलों पर डील करता है। भारत में इसे 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। जब यह अनुबंध बना तब यह बहुत बड़ा अधिनियम था। व्यापारिक मामलों पर डील करने वाला सबसे बड़ा अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम था। उस समय इस अधिनियम में कुल 266 धाराएं और 11 अध्याय थे। फिर बाद में इस अधिनियम को आगे चल करके धारा 76 से इस अधिनियम की धारा 76 से लेकर के 123 तक की धाराओं को हटा दिया गया और 1930 में एक अलग से अधिनियम बनाया गया जिसका नाम वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 रखा गया। फिर कालांतर में जाकर के 1932 में फिर संशोधन हुआ। फिर इस अधिनियम की धारा 239 से 266 तक की धाराओं को निरस्त किया गया और एक अलग से अधिनियम लाया गया, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। वर्तमान में यह अधिनियम अब विस्तृत नहीं रह करके संक्षिप्त रूप में है। अब इस अधिनियम की धारा 1 से 75 तक सामान्य सिद्धांत और अर्ध अनुबंध के बारे में प्रावधान करती है। धारा 124 से 147 तक हानि रक्षा तथा गारंटी के संबंध में जो अनुबंध होते हैं उनके बारे में प्रावधान बताती है। धारा 148 से धारा 181 निक्षेप तथा गिरवी से संबंधित अनुबंधों के बारे में प्रावधान करती है और धारा 182 से 238 तक की धाराएं एजेंसी संबंधी अनुबंधों के बारे में प्रावधान करती है। अब पढ़ेंगे इस अधिनियम का प्रभाव। तो यह अधिनियम भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया गया। कोई भी एक्ट जो होता है वो दो प्रभाव से लागू किया जाता है। पहला भूतलक्षी प्रभाव, दूसरा भविष्यलक्षी प्रभाव। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है जिस दिन अधिनियम लागू किया गया उससे पहले वाले मामले भी उस अधिनियम से शासित होंगे। इसका मतलब यह अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, पीछे जाकर के पीछे की डेट से लागू करना। लेकिन जब कोई अधिनियम भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है तो भविष्य में होने वाले जितने भी मामले होंगे वो अधिनियम से शासित होते हैं। जैसे इस अधिनियम में यह कहा गया कि इस अधिनियम को भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, तो 1 सितंबर 1872 के पहले जितने भी अनुबंध हुए थे उन पर तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा, लेकिन 1 सितंबर 1872 के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होगा। अब यह अधिनियम अधिकारों के बारे में भी बात करता है। तो अधिकार दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिलक्षी अधिकार और लोकलक्षी अधिकार। व्यक्तिलक्षी अधिकार को राइट इन पर्सोनम कहते हैं और लोकलक्षी अधिकार को राइट इन रेम कहते हैं। व्यक्तिलक्षी अधिकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ही अधिकार प्राप्त होते हैं। ए को बी के विरुद्ध ही अधिकार प्राप्त होंगे, ए को सी के विरुद्ध कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्यक्तिलक्षी अधिकार, राइट इन पर्सोनम। अब आता है लोकलक्षी अधिकार। अब एक व्यक्ति है जिसे पूरे संसार के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं तो उसे कहते हैं लोकलक्षी अधिकार। सॉरी, क्या कहेंगे? लोकलक्षी अधिकार। तो यह अधिनियम व्यक्तिलक्षी अधिकारों की बात करता है, उन अधिकारों पर यह अधिनियम लागू होता है। लोकलक्षी अधिकारों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल में ए बी से एक कार 1 लाख रुपए में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ए बी को 1 लाख रुपए देने के लिए बाध्य होगा और ए बी से कार लेने के लिए आबद्ध होगा। तो इसका मतलब दोनों के अधिकार बता रहे हैं। ए बी से कार ले सकता है और बी ए से 1 लाख रुपए ले सकता है। ये दोनों के क्या है? ये राइट इन पर्सोनम, व्यक्तिलक्षी अधिकार है, एक दूसरे के विरुद्ध व्यक्तिलक्षी अधिकार है। किसी व्यक्ति के वह अधिकार जो किसी वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति को संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त होते हैं वो लोकलक्षी अधिकार कहलाते हैं। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ए बी से जब कार जो है वो प्राप्त कर लेगा तो उस कार के संबंध में पूरे विश्व के विरुद्ध उसे जो अधिकार मिलेंगे वो अधिकार लोकलक्षी अधिकार मिलेंगे। अब इस अधिनियम का जो क्षेत्र है वो समावेशी नहीं है। यह अधिनियम अब सीमित क्षेत्र में रह चुका है और ये दैनिक जीवन में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सब पर यह अधिनियम लागू होता है। साथ में व्यावसायिक अनुबंधों पर तो लागू होता ही है। तो ये था इस अधिनियम का इंट्रोडक्शन।